ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 59वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के हम 37वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। प्रसंग है अवयवी का। अवयवी को न मानने से क्या क्या दोष हो सकते हैं, इस बात को लेकर के समझाने का प्रयास चल रहा है। अवयवी को नहीं मानते हैं तो परिमाण का बोध नहीं हो पाएगा, संयोग का भी बोध नहीं हो पाएगा, क्रिया का भी बोध नहीं हो पाएगा, जाति का भी बोध नहीं हो पाएगा, विशेष का भी बोध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार अवयवी को न मानने से बहुत सारे विषयों का बोध न होने से व्यवहार संसार में मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए अवयवों के अतिरिक्त अवयवी को मानना चाहिए। ये प्रसंग चल रहा है। तो परिमाण को, संयोग को बताकर, क्रिया को बताकर अब आगे जाति को लेकर के बात कही जा रही है। पृष्ठ संख्या 91। देखिएगा, जाति क्या होती है, किसको हम जाति कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, फिर दूसरे मनुष्य को देखते हैं, फिर तीसरे मनुष्य को देखते हैं, फिर चौथे मनुष्य को देखते हैं, ऐसे 3 4 5 मनुष्यों को देखते हैं तो उन 3 4 5 में समानताएं आपको दिखाई देंगी। ये भी इसी के समान है, ये भी इसी के समान है, ये भी इसी के समान है, ये भी इसी के समान है। तो एक समान लक्षण उस वस्तु में जब हम देखते हैं, जिनको सामान्य कहा जाता है, तो जो समान गुण या समान धर्म उस वस्तु में हम देखते हैं तो पता लगता ये जैसा है ऐसा ही दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। तो वो समान लक्षणों से एक धर्म बन जाता है। उस धर्म को यहां पर जाति कहा है, उसी को सामान्य कहा है। जो एक वस्तु के अंदर बहुत सारी समानताओं को देख करके हम उसको मनुष्य कहते हैं। ऐसे दूसरे पदार्थ में बहुत सारी समानताओं को देख करके उसको हम गाय कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, मकान कहते हैं, घड़ा कहते हैं। ऐसे अलग अलग आप देख सकते हैं। तो जाति विशेष जो होती है, मतलब जाति विशेष का मतलब यहाँ पर कि ये मनुष्य हैं और ये घड़ा है, ये घोड़ा है और ये गाय है। तो ये जो जाति विशेष है, अलग अलग जातियां, जाति विशेष का मतलब है अलग अलग जातियां। तो जाति विशेष का यानी अलग अलग जाति का जो हमें ज्ञान होता है और वो ज्ञान ही लिंग बनता है, उसी जैसा ज्ञान और पदार्थों में हमें अनुवर्तमान दिखाई देता है।
स्पष्ट हो रहा है? जब हमको पता लग गया ये मनुष्य है और ये तो घोड़ा है और ये गाय है, ये तो मकान है, तो ये जो जाति विशेष का हमें बोध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी जैसा ज्ञान जब हम जिसमें देखते हैं, हमने निर्धारण किया कि मनुष्य ऐसे ऐसे लक्षणों वाले को मनुष्य कहते हैं, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले को घोड़ा कहते हैं, और ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को हम गाय कहते हैं, ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को मकान कहते हैं। ऐसा तो उन लक्षणों को निर्धारित करके जब हम समझ लेते हैं ये मनुष्य हैं, ये गाय है, और ये मकान है, ये पुस्तक है, ये है, तो वो जो समानता एक पैमाना बन करके हमारे सामने उभर करके आती है, उसी को यहां पर जाति के रूप में बोला है। और वो जो जाति जिसमें हमको दिखाई देती है, जिस इकाई में, वो लिंग बन करके हमारे सामने उभर करके आती है, किसी इकाई को, किसी वस्तु को समझने का, किसी अवयवी को समझने का। अगर हमारे के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये गाय है, ये घोड़ा है, या ये मनुष्य है, ये मकान है, ये पुस्तक है? ये समझना मुश्किल हो जाएगा। तो जाति विशेष का जो ज्ञान है, जाति विशेष का मतलब है मनुष्यत्व का, गोत्व का, अश्वत्व का, ठीक है? ये जो जाति विशेष है, इनका जो ज्ञान है, यही ज्ञान अलग अलग व्यक्तियों में अनुवर्तमान का मतलब विद्यमान होता है। और वो जाति विशेष जो अलग अलग पदार्थों में जो हमें दिखाई दे रहा है, वही लिंग बनता है उस वस्तु को मनुष्य मानने में, उस वस्तु को गाय मानने में, ठीक है? तो उसका आप निषेध नहीं कर सकते, उसका निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के आधार पर हम उसको मनुष्य, गाय, घोड़ा आदि मान रहे हैं। और ये कौन है वो आधार? वो अवयवी है। वो कौन है आधार? वो अवयवी है। और उसका आप निषेध करोगे तो फिर आपको जाति विशेष का बोध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अवयवी को आपने माना नहीं है, और अवयवों का झुंड ही पदार्थ है। तो ये भी अवयवों का झुंड, वो भी अवयवों का झुंड, वो भी अवयवों का झुंड, सब अवयवों का झुंड। तो कैसे भेद का पता लगेगा कि इसको तो गाय कहते हैं और इसको तो मनुष्य कहते हैं, इसको तो ये कहते हैं? कैसे पता लगेगा? सब अवयवों का झुंड है। स्पष्ट हो रहा है? तो ये पता नहीं चल पाएगा, इसलिए अवयवी को मानना होगा। तो यही यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिएगा, जाति विशेषस्य प्रत्यय अनुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम। अप्रत्याख्यानम का मतलब, प्रत्याख्यान कहते खंडन को, और अप्रत्याख्यान खंडन नहीं, अर्थात खंडन नहीं कर सकते। तो जाति विशेषस्य, जाति विशेष का, जाति विशेष का मतलब यहां पर है गोत्व जाति, मनुष्यत्व जाति, अश्वत्व जाति। तो जाति विशेष का प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यक्ष, और उस प्रत्यय का, प्रत्यय की अनुवृत्ति अर्थात अनुवर्तमान अलग अलग व्यक्तियों में उस ज्ञान का वैसा ही हो रहा है। यानी एक व्यक्ति में जो मनुष्यत्व जाति आपको दिखाई दे रही है, दूसरी व्यक्ति में भी वही मनुष्यत्व जाति दिखाई दे रही है, तीसरे व्यक्ति में भी वही मनुष्यत्व जाति दिखाई दे रही है। तो ये है अनुवृत्ति, प्रत्यय अनुवृत्ति, ज्ञान की अनुवृत्ति। यानी कौन सा ज्ञान? मनुष्यत्व ज्ञान की, गोत्व ज्ञान की, अश्वत्व ज्ञान की जो अनुवृत्ति अलग अलग व्यक्तियों में हम देखते हैं, और वही उस ज्ञान की अनुवृत्ति ही लिंग है, लक्षण है, चिन्ह है, या हेतु है, कारण बन रहा है। किसका? अवयवी का।
ऐसे उस लिंग का अप्रत्याख्यानम आप खंडन नहीं कर सकते, उस अवयवी का निषेध नहीं कर सकते जिसके आधार पर हमें जाति विशेष का ज्ञान हो रहा है। उस अवयवी का आप खंडन नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया। जाति विशेष का गोत्व, मनुष्यत्व, अश्वत्व, इन जाति विशेषों का ज्ञान प्रत्यक्ष और उस ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष का अनुवर्तमान, अनुवृत्ति का मतलब है अलग अलग व्यक्तियों में वैसा ही जाति का बोध हो रहा है। और वो जो अलग अलग व्यक्तियों में जो ज्ञान का अनुवर्तमान है वही लिंग बन रहा है, हेतु बन रहा है। लिंग का मतलब यहां हेतु, कारण बन रहा है। किसका? अवयवी का। तो ऐसे लिंग का, ऐसे कारण का अप्रत्याख्यानम आप खंडन नहीं कर सकते। अवयवी के विशेषण। हाँ जी, हाँ जी। प्रत्याख्याने वा, अगर आप उस अवयवी का खंडन करते हो तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति, फिर अलग अलग जो प्रत्यय है, अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है हमको, ये अश्व है, ये गाय है, ये मनुष्य है, इस प्रत्यय की व्यवस्था, इस ज्ञान की व्यवस्था की अनुपत्ति, असिद्धि हो जाएगी। प्रत्याख्याने का मतलब है खंडन कर लेने पर। किसका? अवयवी का। अवयवी को आप नहीं मानोगे, उसका खंडन करोगे तो ये जो हमें गाय का, घोड़े का, मनुष्य का ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, आप कर नहीं पाओगे ज्ञान की व्यवस्था। तो इसलिए अनुपत्ति, फिर उस ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाएगी कि ये मनुष्य है, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये घोड़ा है, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा जब आप अवयवी को नहीं मानते। ये बात पकड़ में आ रही है आप सबको? अवयवी का मतलब इकाई, इकाई को तो आपने स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्या स्वीकार कर रहे हो? अवयवों को स्वीकार कर रहे हो। तो अवयवों का झुंड है हमारे सामने, तो अलग अलग अवयवों के झुंड है, तो अवयव तो अवयवी होते हैं। उन अवयवों के झुंड से ये घोड़ा है कैसे पता लगेगा, और ये गाय है कैसे पता लगेगा, ये मनुष्य है कैसे पता लगेगा? स्पष्ट हो रहा है ना? वो तो अवयवों का समुदाय है। तो यही कहना चाह रहे हैं, तो जो हमको अलग अलग घोड़ा, गाय, मनुष्य जो दिखाई दे रहा है, ये जो जाति विशेष जो हमको पकड़ में आ रहा है कि इसको गाय कहते हैं, इसको मनुष्य कहते हैं, इसको घोड़ा कहते हैं, ये जो जाति, अलग अलग जाति हमको पता लग रही है, तो एक इकाई वस्तु के रूप में, एक वस्तु के रूप में कोई है, तो उसकी जो हमें जो आकृति विशेष है जो हमको दिखाई दे रही है, उसी में तो मनुष्यत्व विराजमान है, उसी अवयवी में। हाँ, इस बात को समझ लीजिए। जब इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में जब हम देख रहे हैं, तो मनुष्य की आकृति किस प्रकार होती है? उसकी आकृति में ही तो हमको मनुष्यत्व दिख रहा है। गाय की आकृति किस प्रकार की होती है? उसकी आकृति में ही तो उसके अंदर गोत्व दिख रहा है। घोड़े की आकृति किस प्रकार की होती है? उसी की आकृति में ही हमें अश्वत्व दिख रहा है। और जो आकृति है, वो जो इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में उस वस्तु की जो आकृति है, उसी से तो हमको मनुष्यत्व, अश्वत्व, गोत्व समझ में आ रहा है। और वो एक इकाई, एक वस्तु के रूप में तो आकृति है ही नहीं आपके पास में, वो तो अवयवों का झुंड है। तो अवयवों के झुंड में विशेष आकृति तो आपको कैसे दिखाई देगी? वो तो झुंड मात्र है। और उस झुंड मात्र में ये घोड़ा, ये गाय, ये मनुष्य कैसे पता लगेगा आपको? ये कहना चाह रहे हैं। तो जाति विशेष का जो बोध हो रहा है हमको, और जाति विशेष का जो ज्ञान हो रहा है, वो जाति विशेष का ज्ञान उस जैसे पदार्थों में हो रहा है हमको। देखो, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ठीक है? तो वो प्रत्येक व्यक्ति में वैसा ही ज्ञान हो रहा है,
उस अवयवी के कारण से उस जाति विशेष का बोध हमको हर एक दूसरे पदार्थ में हो रहा है। और ये जो लिंग बन रहा है उस अवयवी को समझने का, इसका आप खंडन नहीं कर सकते, ये तो आपको मानना होगा। और प्रत्याख्यान है, और इस अवयवी का आप खंडन करोगे तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति, फिर अलग अलग ज्ञानों की जो व्यवस्था हो रही है हमारे सामने कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाएगी। प्रत्यक्ष स्पष्ट हो गया इस पंक्ति का। अब आप आगे देखिएगा, व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, ये वार्तिक है। व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, दो शब्द हैं यहां पर, एक है व्यधिकरण और एक है अधिकरण। व्यधिकरण का अर्थ होता है अलग अलग चीजें, वो व्यधिकरण कहते हैं, और अधिकरण कहते हैं एक ही यहां पर। तो व्यधिकरण का मतलब है सब अणु समुदाय है, अलग अलग अणु हैं, सब अलग अलग है एक दूसरे से। व्यधिकरण का मतलब है सब अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग चीजें। तो परमाणुओं का जो झुंड आप मानते हो, तो परमाणु सब अलग अलग है ना, एक एक परमाणु अलग है, दूसरा परमाणु पहले से अलग है, तीसरा परमाणु अलग है, चौथा भी अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। तो व्यधिकरणस्य, जो व्यधिकरण है अलग अलग परमाणुओं का जो समुदाय है, वो समुदाय अनभिव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता है, वो अभिव्यक्त नहीं है। स्पष्ट हो रहा है भाई? जब आप अवयवी को तो माना नहीं आपने, तो जो परमाणु है वो कैसे हैं? व्यधिकरण है, अर्थात सब अलग अलग है एक दूसरे से। अवयवी में ही अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए तो हमको एक इकाई के रूप में वस्तु दिखाई दे रही है, तभी तो हम एक मान रहे थे। और उस एक को, इकाई को आप माना नहीं आपने, तो सारे अवयवों के रूप में रहेंगे, तो और एक दूसरे से वो अलग ही रहेंगे, तो उसको व्यधिकरण कहते हैं। तो उस व्यधिकरण की अनभिव्यक्ति होती है, दिखाई नहीं देती, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। उस स्थिति में फिर आपको जो दिखाई दे रहा है उस अधिकरण के बारे में बताओ। जो आपको एक के रूप में दिखाई दे रहा है, ये एक वृक्ष है, ये एक मनुष्य है, तो वो कौन सा अधिकरण है? वो क्या चीज है जो दिखाई दे रहा है आपको एक के रूप में? मान तो आप भी रहो ना, एक है ये। मेरी बात समझ में आ रही है? सामने वाला भी तो यही मान रहा है ना, ये एक वृक्ष है, ये एक मनुष्य है, ये एक गाय है, एक घोड़ा है, वो भी तो एक मान रहा है। तो ये जो एकत्व रूपी जो अधिकरण आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या चीज है? क्योंकि सारे अवयव रूप हैं, और जो आपको इकाई के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? क्योंकि आपने अवयवी को माना नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, वो जो एक के रूप में दिखाई दे रही है वस्तु, वो क्या चीज है। स्पष्ट हो गया? अब आइए, व्यधिकरण से अनभिव्यक्ते, अलग अलग परमाणु जो है वो अभिव्यक्त नहीं होने से, तो जो आपको अभिव्यक्ति के रूप में एक वस्तु दिखाई दे रहा है, तो उस अधिकरण के बारे में वचनम आपको कहना चाहिए, बताना होगा वो क्या चीज है जो आपको इकाई के रूप में दिखाई दे रही है। स्पष्ट हो गया? तो जब ये सिद्धांती कहते हैं तो प्रश्नकर्ता कह रहा है अनुसमवस्थानम विषयति चेत, अणुओं का समुदाय ही विषय है जो हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर हम कहें तो ये बात पकड़ में आ रही है। अणु समवस्थानम, समवस्थानम का मतलब होता है समूह, तो अणु समवस्थानम कहो या अणु समूह कहो। अणु समूह विषय इति चेत, अणु समूह ही उस विषय है जो दिखाई दे रहे हैं हमको एक अधिकरण के रूप में, एक इकाई के रूप में, ऐसा वो प्रश्नकर्ता उत्तर दे रहा है। पकड़ में आया? जब सिद्धांती ने पूछा है आपके मत में तो सारे अवयव हैं, फिर आपको एक के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो कहता है अणुओं का झुंड है जो दिखाई दे रहा है। स्पष्ट हो गया? अब सिद्धांती कहते हैं यदि अणुओं का झुंड है तो
तो अप्राप्ते ग्रहण प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम, तो वो प्राप्त और अप्राप्त इन दोनों के सामर्थ्य को आपको बताना होना। सुनिएगा, यहां प्राप्त शब्द जो है संयोग, इंद्रिय के साथ उस अनुरूपी परमाणुओं का जो झुंड का जो संयोग है, यह है प्राप्ति। ठीक है, प्राप्त, प्राप्त का मतलब है यहां पर इंद्रिय के साथ उस झुंड का संयोग, यह है प्राप्त। और दूसरा अप्राप्त है इंद्रिय का उस परमाणु झुंड के साथ असंयोग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम, क्या उस परमाणु झुंड का नेत्रेंद्रिय के साथ संयोग होने पर आपको वो एक के रूप में दिखाई दे रहा है, अथवा इंद्रिय का उस परमाणु झुंड के साथ संयोग न होने पर आपको वो एक के रूप में दिखाई दे रहा है? स्पष्ट हो गया? ये प्रश्नकर्ता से सिद्धांती पूछ रहे हैं। प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम, प्राप्त और अप्राप्त के सामर्थ्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो भाई कोई दिखाई दे रहा है आपको इकाई के रूप में, कब दिखाई दे सकता है? इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष हो तब दिखाई दे सकता है, सन्निकर्ष को यहां प्राप्त कह रहे हैं। अथवा इंद्रिय का उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। स्पष्ट हो गया? तो इसके बारे में आपको उत्तर देना होगा, उसी को खोल के समझा रहे हैं। किम अप्राप्ते अनुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्यते, ये जो आपको ये एक मनुष्य है, ये एक गाय है, ये एक घोड़ा है, ऐसे जो दिखाई दे रहा है, क्या वो जो दिखाई देना अप्राप्ते अणुसमवस्थाने, नेत्रेंद्रिय के साथ उस अणु समुदाय का संयोग न होने पर उस समुदाय के आश्रित जो जाति विशेष जो घोड़ा है आपको दिखाई दे रहा है, बिना प्राप्त हुए ही। पकड़ में आए? इंद्रिय का अप्राप्ते अनुसमवस्थाने का मतलब है नेत्रेंद्रिय के साथ उस अणु समुदाय के साथ संयोग न होने पर, तद आश्रया, उस समुदाय के आश्रित जो जाति विशेष आपको घोड़े के रूप में जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देना क्या बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ही दिखाई दे रहा है? ये एक प्रश्न किया है। अथा प्राप्ते इति, या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर दिखाई दे रहा है? प्रश्न पकड़ में आ गया? अब वो उत्तर देता है अप्राप्ते ग्रहणमिति चेत, हम ये मानते हैं, मान करके चलिए, वो कह रहा है बिना इंद्रिया सन्निकर्ष के ही हमको वो घोड़ा, वो गाय, ये मनुष्य ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं यदि ऐसा मानोगे तो व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंग, बिना इंद्रिया सन्निकर्ष के ही अगर आपको वो जाति विशेष दिखाई दे रहा है तो व्यवहितस्य अनुसमवस्थानस्य, जो व्यवधान में रहने वाले अणुओं का जो झुंड है उनकी भी उपलब्धि होने का प्रसंग आएगा। ये बात पकड़ में आ गया? ये नहीं आया ना आपको? मेरे सामने ये परमाणुओं का झुंड है और उसको मैं मनुष्य समझ रहा हूं, ठीक है, पर वो मेरी इंद्रियों का उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ, उसके बिना ही झुंड के साथ मेरी नेत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ, और फिर भी मेरे को मनुष्य ऐसे दिखाई देता है, ऐसा प्रश्नकर्ता मानता है। पकड़ में आई ये बात?
तो जब बिना दिखाई दिए ही मानता है तो दीवार के पीछे भी मनुष्य खड़ा है वो भी दिखाई देना चाहिए। स्पष्ट हो गया? यही बात कही यहां पर। अब देखिएगा, अप्राप्ते ग्रहणमिति चेत, प्रश्नकर्ता ये माने कि बिना सन्निकर्ष के ही वो आदमी दिखाई देता है तो व्यवहितस्य, व्यवहित का मतलब व्यवधान होने पर, जैसे दीवार का व्यवधान है तो दीवार के पीछे जो खड़ा हुआ अणु समुदाय के रूप में जो आदमी है उसकी भी उपलब्धि होने का प्रसंग आएगा। स्पष्ट हो गया? व्यवहिते अनुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येत, तब तो दीवार के पीछे भी जो अणु समूह के रूप में जो आदमी है उसका जो आश्रित जाति विशेष है, मनुष्यत्व है, वो भी गृहीत होना चाहिए। यानी दीवार के पीछे जो एक झुंड खड़ा है, समझ रहे हैं आप, एक तो दीवार से पहले खड़ा है और एक दीवार के पीछे खड़ा है। और दीवार से पहले यानी हमारे सामने खड़ा है लेकिन हमारी इंद्री के साथ उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। उस सन्निकर्ष के बिना ही वो आदमी यानी मनुष्य है ऐसा जो हमको ज्ञान हो रहा है। ये मनुष्य ये क्या है? जाति। तो फिर तो दीवार के पीछे वाले का भी होना चाहिए ज्ञान। जब बिना दिखा, सामने होकर के भी दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी हम उसको मनुष्य समझ रहे हैं, तो फिर तो व्यवधान में रहने वाले को भी मनुष्य के रूप में हमको समझ में आना चाहिए। इसके पीछे भी एक खड़ा है ये भी समझ में आना चाहिए, ये कहना चाह रहे। व्यवहिते अनुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येत, दीवार के पीछे जो एक परमाणुओं का झुंड खड़ा है और उस परमाणु झुंड के आश्रित जो जाति विशेष यानी मनुष्य है वो मनुष्य रूपी जाति का गृह्यता ग्रहण होना चाहिए, पर होता तो है नहीं। व्यवधान में जो वस्तु है उसका हमें बोध नहीं होता है, अव्यवधान होने पर ही होता है। स्पष्ट हो गया? फिर वो कहता है प्राप्ते ग्रहणमिति चेत, जब अप्राप्त में दोष आ रहा है तो फिर वो कहता है प्राप्ते ग्रहणम नहीं जी, ऐसा मानते हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ही वो जाति विशेष का बोध होता है। प्राप्ते ग्रहणमिति चेत, स्पष्ट हो गई है? तो ऐसी स्थिति में सिद्धांती कहते हैं मध्य परभागयो अप्राप्तो अनभिव्यक्ति ही। यदि प्राप्त को आप जाति विशेष स्वीकार करते हो तो एक समस्या आएगी। हाँ जी, आप मेरी ओर देखिएगा। इंद्री का और उस झुंड के साथ संयोग हो गया, तो संयोग हो गया ना। पहले तो संयोग हुए बिना ही हमें बोध हो रहा था, अब वो संयोग हो गया। संयोग होने के बाद में हमको जो दिखाई दे रहा है उसको हम वृक्ष मानते हैं, उसको मनुष्य मानते हैं, उसको गाय मानते हैं, क्योंकि प्राप्ति होने पर जाति विशेष दिखता है। ऐसा अगर वो मानता है प्रश्न करता तो भी हमें आपत्ति है। क्या आपत्ति है? क्योंकि वो जो प्राप्ति है तो सभी अवयवों की प्राप्ति नहीं होती है, याद रखना। केवल सामने वाले अवयवों की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले अवयव पीछे वाले अवयवों को रोकते हैं, वो व्यवधायक बनते हैं। तो वो है मध्य वाले अवयव। फिर उस मध्य वाले अवयव जो है उसके पीछे वाले अवयवों को रोक रहे हैं। ठीक है? तो अब इसलिए कह रहे हैं मध्य वाले और पर वाले। देखिए, तीन प्रकार के अवयव समझ सकते, एक सामने वाले, एक बीच वाले और एक सबसे पीछे वाले। तो मध्य वाले और पीछे वाले अवयवों की प्राप्ति न होने से आप कैसे जाति विशेष का पता लगा रहे हो? कैसे आपको पता लगा ये मनुष्य है? क्योंकि मनुष्य
तब समझ में आएगा ना। मनुष्य पूरे अवयवों को मिलाकर के होता है, और आपको सामने वाले ये अवयव प्राप्त हो रहे हैं, तो आप जाति विशेष का ग्रहण कैसे कर पाओगे? पकड़ में आया? तो कहते प्राप्ते ग्रहणमिति चेत, यदि प्रश्नकर्ता ये कहता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ही वो जाति विशेष का ग्रहण होता है, यदि ऐसा माने तो सिद्धांति कहता है मध्य वाले अवयव और पीछे वाले अवयव न दिखने के कारण से अनभिव्यक्ति जाति विशेष की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। स्पष्ट हो गया? अब जब ये बात सिद्धांति ने कही है तो प्रश्नकर्ता को परेशानी हो गई। अब क्या करें? उधर माने तो उसका खंडन कर दिए, इधर माने तो इसका खंडन कर रहे हैं। तो फिर एक बात उसको सूझती है, यावत प्राप्तम भवति तावत अभिव्यक्ति चेत। तो हम ऐसा मान लेते हैं जितना दिख रहा है उसी को हम गाय मान रहे हैं, जितना दिखाई दे रहा है उसी को हम मनुष्य मान रहे हैं। मतलब जितना प्राप्त हो रहा है, जितना अंश दिखाई दे रहा है वही गाय है। पकड़ में आ गए? तो यावत प्राप्तम भवति तावती अभिव्यक्ति रीति चेत, जितना प्राप्त हो रहा है उतने को ही हम अभिव्यक्ति मान लेते हैं, उसको गाय के रूप में, मनुष्य के रूप में। स्पष्ट हो गया जी? तो तावतो अधिकरणत्वम अनुसमवस्थानस्य, तो तावता का मतलब उतना ही अधिकरणत्व है, यानी उतना ही वो दिखाई दे रहा है हमको उस अणुसमुदाय का। उस अणुसमुदाय का जितना दिखाई दे रहा है वही अधिकरण है, यानी वही गाय है, वही मनुष्य है, वही घोड़ा है। स्पष्ट हो गया? तो यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते तावद अस्य अधिकरणम इति प्राप्तम भवति। तो ऐसी परिस्थिति में तो सिद्धांत ये बनकर निकल के आएगा आपके मत में, तो यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते, जितना प्राप्त होने पर जाति विशेष गृहित हो रहा है तावदस्य अधिकरणम इति प्राप्तम। तो उतना ही, उतने अंश को ही अधिकरण है ऐसा सिद्ध होता है। मतलब वही गाय है, जितनी प्राप्ति में जाति विशेष गृहीत हो रहा है वही अधिकरण है। अधिकरण का मतलब है वही गाय है, वही घोड़ा है, ऐसा हमको सिद्ध मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेद, फिर एक समुदाय में जो हमको गाय का बोध हो रहा है वो गाय का बोध एक नहीं होगा, हमको अनेक गायों का बोध होगा। पकड़ में आया? आपको नहीं आया ना? नहीं आया तो आप प्रसंग को साथ में रख करके देखिएगा। सामने वाला जो दिख रहा है, ठीक है ना, उसको मैंने गाय मान लिया, बिना बीच वाले को देखे, बिना पीछे वाले को देखे, सामने वाले को देखा तो जितना मिला है वो गाय है, आपने मान लिया। अब मैं पीछे जाता हूं, फिर पीछे जाकर के पीछे जो दिखता है तो पीछे का ही दिखेगा। मेरी बात समझ में आ गया? अब आगे को तो मैं इधर से देख लिया तो ये हो गया आपके लिए गाय, ठीक है। बीच वाला दिखाई नहीं दिया आपको, और पीछे वाला तो और भी नहीं दिखाई देगा। हो गया आपकी बात? तो ये जो जितना दिखा है उतना गाय हो गया, मान लिया, ये एक गाय हो गया आपके लिए। अब पीछे जाकर के देखता हूं, तो पीछे जाकर के देखता हूं तो पीछे का ही भाग दिखेगा आपको। फिर वो क्या है? वो भी गाय है, तो दो गाय हो गए। और बीच वाला तो आपने देखा नहीं है। अगर मान करके चले कोई बीच वाले को देखता है तो वो क्या हो गया? वो भी गाय हो गया, तो तीन हो गए। तीन ही थोड़े होंगे, दाएं बगल से भी तो देखूंगा मैं, तो चार हो गया। बाएं बगल से भी देखूंगा, पांच हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखूंगा ना 10वें माले से, तो ऊपर का दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल नीचे जाकर के देखूंगा, नीचे से ऐसे
आजकल के होते हैं ना, हाँ, तो फिर वो अलग दिखाई देगा। तो कितने गाय दिखाई दिए आपको? अनेक दिखाई दिए, तो अनेक जाति विशेष दिखाई दे रहे हैं आपको, यही बात कही है। अब देखिएगा, यावत प्राप्तम भवति तावती अभिव्यक्ति रीति चेत, जितना दिखाई देता है उतने में ही वो जाति की अभिव्यक्ति होती है। अगर ऐसा आप मानते हो तो एक सिद्धांत बनेगा, तावत अधिकरणत्वम अनुसमवस्थानस्य, उतना ही उसका अधिकरण बनेगा। अधिकरण का मतलब समझते हैं? आधार, उस वस्तु को मानने का। तो सिद्धांत ये बनेगा, यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते तावत अस्य अधिकरणम इति प्राप्तम भवति। तो जितना देखने पर आपको जाति विशेष गृहीत हो रहा है उतना ही उसका अधिकरण आधार है, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में तत्र एक समुदाय, एक ही समुदाय में प्रतीयमाने अर्थभेद, एक ही समुदाय में दिखाई देने वाले अलग अलग अर्थ सिद्ध हो जाएंगे, यानी अलग अलग जाति विशेष सिद्ध हो जाएंगे। पकड़ में आ गया? देखिएगा, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको संस्कृत समझ करके आना होगा। अर्थभेद का मतलब अलग अलग वस्तु, अलग अलग गाय, जितने जगहों से आप देखोगे उतने पदार्थ होंगे, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, जितने जगहों से उसको देखोगे उतने अर्थ हो जाएंगे। तो अर्थभेद हो गए ना, अलग अलग अर्थ, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग गाय है तो अलग अलग गाय हो जाएंगे। वो एक ही समुदाय में आपको अनेक गाय सिद्ध होंगे, एक ही समुदाय में आपको अनेक मनुष्य सिद्ध हो जाएंगे, एक ही समुदाय में आपको अनेक गाय, अनेक घोड़े, अनेक मनुष्य, अनेक मकान, ये सिद्ध होंगे। यदि जितना उपलब्ध होता है उतने में आप जाति मानोगे तो वहां पर अनेक जाति सिद्ध होंगे। स्पष्ट हो जाएंगे? एवं च सति यो अयम अनुसमुदायो वृक्ष इति प्रतीयते। एवं च सति, अगर ऐसा अगर आप मानते हो तो यो अयम अनुसमुदायो वृक्ष इति प्रतीयते, जिस परमाणुओं के झुंड को आपने वृक्ष ऐसा जाना है, तत्र उस वृक्ष में वृक्ष बहुत्वम प्रतीयेता, फिर वहां बहुत सारे वृक्ष होने चाहिए। स्पष्ट हो गया? यत्र यत्र ही अनुसमुदायस्य भागे वृक्षत्वं गृह्यते, जिस जिस अनुसमुदाय के भाग में आप वृक्ष के रूप में देखते हो, स सह वृक्ष, और वो एक एक वृक्ष बन जाएगा। तो अब उसी एक समुदाय में अनेक वृक्ष आपको दिखाई देंगे, तो आपको अनेक वृक्ष मानने होंगे। तो क्या मानते हो आप इसको? नहीं मानते हो। तो जब नहीं मानते हो तो फिर क्या मानते हो बताओ? तो आप भी तो एक ही मान रहे हो, जबकि सिद्धि हो रही है अनेक वृक्षों की, और आपको भी एक ही वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है, और हमको तो एक ही वृक्ष दिखाई देता है जी, और आपको भी एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सिद्धांत से अनेक वृक्षों की सिद्धि हो रही है। तो इसका समाधान करो। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं, समुदिता अनुसमवस्थानस्य अर्थांतरस्य जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयत्वाद अवयवी अर्थांतर भूत इति। अब उपसंहार करके समझा रहे हैं, तस्मात्, इसीलिए, समुदिता अनुसमवस्थानस्य, जो एक के रूप में प्रस्तुत हुआ जो अणुओं का जो समुदाय है, उस समुदाय का अर्थांतरस्य जाति विशेष अभिव्यक्ति, तो उस अनुसमुदाय से भिन्न जो अर्थांतर है, जिसको जाति विशेष के रूप में हम समझ रहे हैं,
जिसको अवयवी के रूप में समझ रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति होती है। और उसी अभिव्यक्ति का विषय होने से अवयवी अर्थांतरभूत है, एक अलग अवयवी है उस अवयव से, उस अणु-परमाणु झुंड से, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया पंक्ति का अर्थ? फिर देखिए, तस्मात् इसीलिए समुदिता अनुसमवस्थानस्य, समुदित का मतलब इकट्ठा हुआ परमाणुओं का जो झुंड है, उस झुंड का अर्थांतरस्य जाति विशेष अभिव्यक्ति, उस झुंड से भिन्न एक जाति विशेष आपको दिखाई दे रहा है जो अवयवी के रूप में, उसी अवयवी की अभिव्यक्ति का विषय होने से अवयवी एक अलग पदार्थ है उस अवयव समुदाय से, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया? तो ये हो गए जी आपका अवयवी का समाधान। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया है, अब हमारा जो प्रत्यक्ष है वो अक्षुण्ण है, अर्थात अब उसमें अब कोई भी व्यक्ति दोष दिखा नहीं सकता, और जो भी दोष दिखाएगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। स्पष्ट हो गया जी? तो कोई भी आपको कहे कि आप पूरे को देखते हो तो आपको समाधान करना होगा, हाँ जी मैं पूरे को देख रहा हूं। पूरा तो दिखता नहीं है, बिल्कुल दिखता है, ये आपको समाधान करना है। वो जो जो कहेगा उन सब का समाधान करते हुए और उनके कहने को गलत स्थापित करना होगा, ये सामर्थ्य लाना होगा आपको। तभी किसी को आप कह सकते मैं आदमी को पूरा देखा, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने नहीं देखा हो, पूरा आदमी को देखा। ये आप कितने बड़ा बुद्धिमान आकर के आपको कहे, चाहे वो इंजीनियर हो, वो डॉक्टर हो, वो साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको आप समझा सके इसके आधार पर। इसलिए इसको पढ़ना है और इसलिए इसको बार बार आवृत्ति करके पहले खुद को समझाना, पहले खुद स्पष्ट कर लेना। मैं स्पष्ट हुआ हूं नहीं हूं, कई बार हम हाँ जी कहते रहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाते अपने आप को, तो वो अपने आप को स्पष्ट कर लो इसको कई बार पढ़ करके। किसको? प्रत्यक्ष को, कि मेरे को प्रत्यक्ष पूरा हुआ है, कोई अधूरापन नहीं है इसमें, ये अपने आप को पहले समझा दूं मैं, और अपने आप को मैंने समझा लिया हर प्रकार से। इसका यह अर्थ होगा कि कोई भी प्रश्न करेगा तो उसका समाधान आप कर पाओगे। अगर हमने अपने आप को पूर्ण रूप से समझाया नहीं है तो फिर कोई भी कुछ भी प्रश्न करेगा आप अटक जाएंगे, आप समझा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को समझाया नहीं है पूर्ण रूप से। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो इसको बार बार पढ़िएगा, इस प्रत्यक्ष को, इस प्रत्यक्ष की परीक्षा को, और पढ़ करके पहले अपने आप को समझाइए कि मैं ठीक से समझ रहा हूं, मेरे कोई संशय नहीं हो रहा है और बिल्कुल क्लियर है जैसे स्क्रीन के ऊपर देखता है व्यक्ति, ऐसा। तो ऐसा अगर हमने कर लिया अपने आप को, तो फिर कोई भी प्रश्न करेगा इस प्रत्यक्ष को लेकर के आप सटीक उत्तर दे पाएंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप समझे हुए होते हैं। समझ में आ गया? मैं इनसे पूछूं जो भरवा करेला होता है वो क्या होता है, तो पूरा वर्णन करेंगे ना? करेंगे। अच्छा, उनको अच्छी तरह पता है, तो उसको अच्छी तरह समझते हैं कैसे करेले होते हैं, किस किस प्रकार के करेले होते हैं, छोटे कैसे, बड़े होते हैं, पके हुए कैसे होते हैं, कच्चे कैसे होते हैं, उसमें से क्या निकालना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, कब भरना है, कब तलना है, कितना तलना है,
उसको कैसे बाहर ना निकले, उसके अंदर जब भरते हैं तो वो बाहर ना निकले ना, तो उसको कैसे बाहर ना, सब अच्छी तरह उसको पता है। कहीं से भी उसके बारे में पूछेंगे झट उत्तर पहले से तैयार है। निकल जाए तो नहीं निकलेगा, ऐसा करेंगे तो नहीं पका है तो नहीं, इस तरह पकाने से पक जाएगा। और खराब हो जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे करके पकाने पर इतने दिन तक नहीं खराब होगा। हर बात का आपको उत्तर है। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं, अपने आप को समझा चुके हैं, अपने आप को कोई संशय नहीं है उस चीज के बारे में जिसको आप समझते हैं, जानते हैं। एक उदाहरण दिया है, कोई करेले की बात करेगा, कोई किसी और चीज का करेगा, कोई मिठाई की बात करेगा, कोई किसी चीज का मतलब कोई भी एक ऐसी वस्तु है जिसको आप अच्छी तरह समझते हो, अपने दिमाग में उसको जान लेते हो, उसके बारे में कोई भी प्रश्न करता है, उसका पूरा समाधान आपके पास होता है, क्योंकि आपको उस विषय में कोई संशय नहीं है। तो जब अपने आप को कोई संशय नहीं होता है, तो संशय नहीं होता का मतलब है जो जो प्रश्न उसके बारे में आते हैं उनका सारे का समाधान आपके पास है। इसका मतलब आपको कोई संशय ही नहीं है। समाधान ना हो तब आपको भी संशय है, आपको भी पता ही नहीं है कि वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है, उसका प्रश्न सही है या गलत है। पकड़ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही जिस विषय में हम जान करके उसका सटीक उत्तर देते हैं, वह बिल्कुल घबराते नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से हमको पता है उसके बारे में। तो आप कभी भी आधी रात में उठा करके भी पूछो तो भी आप समझा देंगे, बता देंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं उस बात को। जब खेत के बारे में कब मूंगफली बोना है, कब आलू बोना है, कब क्या बोना है, अब इनसे पूछो तो इनको सब पता है। ठीक है? तो किसान से अगर किसान के बारे में पूछें तो उनको सब बातें पता है। मकान बनाने वाले से मकान के बारे में पूछेंगे तो वो सब पता है उसको कोई संशय नहीं होता है। कितने दिन में बनेगा, ऐसा बनेगा तो क्या खराबी आएगी, ऐसा बनाएंगे तो क्या खराबी नहीं। हर चीज जो भी मकान के बारे में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसने समझ रखा है उस मकान, फिर इसलिए वो उत्तर देता है। खेती वाला खेती को समझ रखा है, भोजन बनाने वाले भोजन को समझ रखा है। तो ऐसे ही यहां पर उस विषय को हमें हृदयंगम पहले अपने आप को करना होगा, फिर उसके बाद फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा, तो हमें स्पष्ट है वो, फिर कोई हमें कोई उलझा नहीं सकता, फिर हमको कोई संशय में नहीं डाल सकता। अगर हम अच्छी तरह समझे हुए नहीं होंगे तब वो कोई भी व्यक्ति हमको उलझन में डाल सकता है, संशय में डाल सकता है। इसलिए हम दूसरों के बातों में बहक जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, फिर हम खुद अच्छा भला चल रहा था वो संशयग्रस्त होकर के वो फिर संशयात्मा बन करके रहता है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? तो इस प्रत्यक्ष को समझ करके चलना चाहिए। प्रत्यक्ष की परीक्षा पूरी हो गई है, अनुमान परीक्षा अब चलेगी। अनुमान की भी परीक्षा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया है, अब अनुमान की परीक्षा कर रहे हैं। परीक्षितम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की परीक्षा हमने कर लिया है जी। अनुमानम इदानीम परीक्षते, अब अनुमान की परीक्षा की जाएगी। अब अनुमान क्या है जी? किसको अनुमान कहते हैं? अनुमान की परिभाषा क्या है? ठीक है ना? तो तत्पूर्वकम अनुमान, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, ये अनुमान है। तो अनुमान के स्वरूप को सामने रखिएगा तो यहां पर परीक्षा आसान हो जाएगी समझने को। कहते हैं रोध उपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारात् अनुमानम अप्रमाणम। अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान को वो अप्रमाण सिद्ध करना चाह रहा है, अर्थात जिसको आप अनुमान कह रहे हो वो अनुमान नहीं है,
वो अप्रमाण है। क्यों अप्रमाण है? तो 3 उसने हेतु दिए, रोध, उपघात, सादृश्य। रोध, उपघात और सादृश्य। रोध का अर्थ होता है रुकावट, उपघात का अर्थ होता है तोड़फोड़, सादृश्य का अर्थ होता है समानता। ठीक है जी। तो रुकावट, तोड़फोड़ और समानता से, व्यभिचार होने से, वो जो अनुमान है जिसको आप अनुमान कह रहे हो वो अनुमान नहीं होगा, इसलिए अप्रमाण हो जाएगा, अर्थात अनुमान की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उस अनुमान में व्यभिचार हो रहा है। क्यों व्यभिचार हो रहा है? तो उसके कारण बताए हैं, रुकावट के कारण से, तोड़फोड़ के कारण से और समानता के कारण से। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? सूत्रार्थ ये बन रहा है, रुकावट, तोड़फोड़ और समानता से अनुमान में व्यभिचार होने से वो अनुमान अप्रमाणिक है, ये सूत्रार्थ है। अप्रमाणम, अप्रमाण कैसे? एकदा अपि अर्थस्य न प्रतिपादकमिति, एक भी अर्थ को वो सिद्ध नहीं कर सकता। एक भी अर्थ का मतलब है 3 अर्थ हो गए ना प्रमाण, 3 प्रमाण है अनुमान, पूर्वक, शेषवत और सामान्यत्यो दृष्टम। तो इन तीनों में से किसी एक को भी सिद्ध नहीं कर रहा है आपका ये अनुमान। अप्रमाणम, अप्रमाण को खोला है, अनुमान अप्रमाण है, अर्थात एकदा अपि अर्थस्य, तीनों में से एक अर्थ को भी न प्रतिपादकम, सिद्ध नहीं कर सकता। आपकी जो परिभाषा है अनुमान की, वो एक भी प्रमाण को यानी एक भी प्रकार को सिद्ध नहीं करता। एकदा अपि अर्थस्य का मतलब है 3 प्रकारों में से एक प्रकार को भी न प्रतिपादकम, प्रतिपादित नहीं करता, अर्थात सिद्ध नहीं करता। रोधाद अपि नदी पूर्णा गृह्यते। आपने जो अनुमान किया है ना कि बढ़ते हुए पानी को देख करके पता चलता है कि पीछे बरसात हुई, ऐसा कह करके आपने अनुमान बोला है ना, ये अनुमान नहीं होता है, उसका खंडन कर रहा है व्यक्ति। तो बढ़ती हुई नदी को देख करके अनुमान होता है कहा है, ये जो बढ़ती हुई नदी बोल रहे हो आप, ये आपका उदाहरण गलत है। तो कहते हैं रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते। देखिएगा, बढ़ती हुई नदी को देख करके यानी भरी हुई नदी को देख करके आपको अनुमान हो रहा है ना कि पीछे जो है बरसात हुई होगी, इसलिए भरी हुई नदी चल रही है। वो कहता है आगे जाकर के आगे कहीं रुकावट लगा दिया, रोक रखा है, वहां पर पानी नहीं निकलने नहीं दे रहा है आगे, इस कारण से भी नदी भरी हुई दिखती है। कुछ समझ में आ गया आपको? तो कह रहे रुकावट के कारण से, एक तो पीछे पानी बरसा तो वो पानी आ रहा है तब नदी भरी हुई दिखाई देगी। कहते हैं आगे भी अगर कोई पानी को रोके दे, रुकावट कर दे, पानी को निकलना ना दे, तो भी नदी भरी हुई दिखाई देती है हमको। ये पकड़ में आ गया आपको? तो आपने जो कहा है कि भरी हुई नदी को देख करके पता लगता है पीछे बरसात हो गई, तो आपका अनुमान गलत होगा। बिना बरसात के भी अगर पानी को कोई रोक दे कहीं पर, तो भी नदी भरी हुई दिखाई देती है। तदाचा, उस स्थिति में उपरिष्टाद वृष्टो देवा, पीछे बरसात हुई ऐसा जो आपने बोला है, मिथ्या अनुमानम, ये आपका अनुमान मिथ्या हो गई थी, गलत हो गया आपका अनुमान सिद्ध नहीं होगा। ये दोष दिखाया उसने। स्पष्ट हो गया? दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, नीडोपघातादपि पिपीलिका अंड संचारो भवति। पीछे बरसात के अनुमान में एक ये भी उदाहरण दिया था
कि चींटियां जो है अपने अंडों को लेकर के जा रहे हैं, चींटियां जो है ना अपने अंडों को लेकर के जा रहे हैं, तो उनको देख करके अनुमान होता है कि बरसात होने वाली है। ठीक है ना? तो वो कहते हैं नीड़ोपघातात, नीड़ा का मतलब है घर, नीड़ा का अर्थ होता है घर। तो चींटियों के जो घर है उसको किसी ने तोड़ दिया, तब भी जो है चींटियां अपने अपने अंडों को लेकर के आगे जा रही होती है। तो चींटियों के घर को कोई तोड़ दे तो भी पिपीलिका जो है अंड संचारी भवती, वो भी अंड संचारी अर्थात अंडों को लेकर के जा रही होती हैं। बरसात तो होगी नहीं, तो आपका अनुमान गलत हो जाएगा। तदाच भविष्यति वृष्टि इति मिथ्या अनुमान, तब आपने उनको देख करके ये बोला कि बरसात होने वाली है, बरसात होगी, क्योंकि चींटियां अंडे उठा के ले जा रहे हैं इसलिए बरसात होगी। ऐसा जो आपने अनुमान लगाया वो भी मिथ्या हो जाएगी। स्पष्ट हो गया? तीसरा उदाहरण दे रहे, पुरुषोपि मयूर वशितम अनुकरोति, क्योंकि आपने कहा कि अरे मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, तो आपने अनुमान लगाया कि बरसात होगी। ठीक है ना? तो मयूर वाशितम, वाशितम का मतलब है आवाज, तो मोर की आवाज का जो है आदमी भी अनुकरण करता है। क्या कमाल के लोग होते हैं जी आजकल, ऐसा अनुकरण करते हैं। एक जरिया होता है ना लोगों को एंटरटेन करने का, यानी लोगों को खुश करने का, लोगों को प्रसन्न करने का एक जरिया है कि अलग अलग आवाजें निकाल करके सामने वालों लोगों को खुश किए जाते हैं, प्रसन्न किए जाते हैं। इससे उनका जीविकोपार्जन भी हो जाता है और सामने वालों का मनोरंजन भी हो जाता है। तो कहते हैं पुरुष भी, आदमी भी मोर जैसी आवाज निकालता है। तदा अपि, उस स्थिति में भी शब्द सादृश्यात, शब्द की समानता से आपने मोर की आवाज ना होते हुए भी मोर की आवाज आपने मान रखा है, इसलिए मिथ्या अनुमानम भवति, वो मिथ्या अनुमान हो जाता है। स्पष्ट हो गया? ऐसा कह करके अनुमान को मिथ्या सिद्ध कर दिया है प्रश्नकर्ता ने। तो 3 उदाहरण दिया है उसने, रोध, रुकावट, तोड़फोड़ और सादृश्य। इन तीनों कारणों से आपका अनुमान मिथ्या सिद्ध हो रहा है, इसलिए जिसको आप अनुमान कहते हो अनुमान गलत है। अब इसका समाधान तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, आपने जो 3 उदाहरण दे करके अनुमान को गलत सिद्ध कर रहे थे वो गलत नहीं सिद्ध हो सकता। क्यों? एक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात। एक देश, ये जो रोध, रुकावट है ना, रुकावट तो उस अनुमान का एक भाग है। मतलब जो रुकावट का मतलब है ये जो पानी भरा हुआ देखा है ना, तो भरा हुआ देख करके जो अनुमान किया जा रहा है वो उस अनुमान में भरा हुआ देखना उस अनुमान के करने का एक भाग है। वो ऐसे अनेक भाग होते हैं, अनेक भागों से फिर उस अनुमान को हम पूरा करते हैं। तो कहते हैं एक देश को देख करके, फिर त्रास, त्रास का मतलब है भय, भय के कारण से, और तीसरा उदाहरण दिया है सादृश्य, समानता। इन तीनों से, एक देश, भय और समानता से, अर्थांतर भावात, वो अनुमान बिल्कुल अलग होने से आपका ये खंडन उचित है। आपने एक देश को दे करके खंडन किया है
आप भय को दिखा करके खंडन किया है और आप समानता को दिखा करके हमारे अनुमान का खंडन किया है। तो ये जो एक देश है, ये जो भय है, ये जो समानता है, इन तीनों से अनुमान बिल्कुल अलग है। अर्थांतर भावात, इन तीनों से वो अनुमान अननुमान नहीं सिद्ध होता है, इन तीनों से अलग ही है वो अनुमान। अर्थात अनुमान को सिद्ध करने का जो लिंग है इन तीनों से अलग है। यह अनुमान को सिद्ध करने के लिंग नहीं है, एक देश और त्रास और ये सादृश्य। आपने एक देश को लिंग मान करके, भय को लिंग मान करके और समानता को लिंग मान करके अनुमान का खंडन किया है, लेकिन ये लिंग नहीं, इनसे अर्थांतर है वो लिंग, ये कहना चाह रहे हैं, इनसे भिन्न है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? भाष्य से और स्पष्ट हो जाएगा। न अयम अनुमान व्यभिचारः, हमने जो अनुमान के जो लिंग बताए हैं उन लिंगों से अनुमान का व्यभिचार नहीं होता है। अननुमाने तो खलु अयम अनुमान अभिमाना, जिसको अनुमान नहीं कहते उसको आप अनुमान का भ्रम करके हमारा खंडन कर रहे हो। कथम, कैसे? न अविशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति, ये जो लिंग बनता है अनुमान को सिद्ध करने के लिए, जो लिंग बनता है वो सामान्य नहीं होता है लिंग। अविशिष्ट लिंगम न भवितुमर्हति, अविशिष्ट यानी सामान्य जो कारण है वो अनुमान का लिंग नहीं बनता है। और आपने सामान्य कारण दे करके हमारा खंडन किया आपने। स्पष्ट हो गया? अब एक एक का अर्थ समाधान कर रहे हैं। आपने कहा था कि भरी हुई नदी को देख करके अनुमान होता और वो गलत निकल गया है, तो कहते हैं पूर्वोदक वृष्टम खलु वर्षोदकम शीघ्रतरत्वम श्रोतसो बहुतर फेन फल पर्ण काष्ठादि वहनम च उपलभमानः पूर्णत्वेन नद्याः उपरि वृष्टो देव इति अनुमिनोति। वास्तव में अनुमान कैसे होता है उसको समझा रहे। पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, पहले वाले पानी को, जो नदी में पानी बह रहा है, जो प्रतिदिन जो नदी में पानी बह रहा था उससे भिन्न पानी को वो देख रहा है, और वो भी वर्षा के पानी को देख रहा है। वर्षा के पानी में और वैसे भरा हुआ पानी में अंतर होता है। और फिर केवल वर्षा का पानी नहीं देख रहा है, उस वर्षा के पानी में शीघ्रतरत्व, मतलब बहुत अधिक वेग गति से पानी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बरसात में जब नदी भर करके जो बह रही होती है वो आराम से पानी नहीं बह रहा होता है, बहुत तीव्रता से बह रहा होता है, तो उसमें शीघ्रता भी रहती है, हा? और भरा हुआ भी रहता है। और श्रोतसः, पीछे से ही बहुतरा फेना, अलग अलग झाग उस पानी में दिखाई दे रहा होता है, और अलग अलग प्रकार के फल उस नदी के पानी में बहते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग पत्ते उस नदी में बहते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग काष्ठ, लकड़ियां वृक्षों के, ये सब बहते हुए देखेंगे। और इन सबको उपलभमाना, इन सबको देखता हुआ साथ में पूर्णत्वेन नद्या, और भरी हुई नदी को भी देखता है, तब जाकर के ये बात कहता है उपरि वृष्टो देवा, पीछे कहीं बरसात हुई है, ऐसा कह करके इति अनुमिनोति, ऐसा अनुमान वो करता है। स्पष्ट हो गया? ये अनुमान का लक्षण है। न उदक वृद्धि मात्रेण, केवल पानी को बड़े हुए को देख करके कोई अनुमान नहीं करता ऐसा। तो आपने जो भी बोला वो गलत सिद्ध हो गए ना। अब आपने कहा था कि तोड़फोड़ से भी चींटियां जो है अपने अंडों को लेकर के जाती हैं,
तो पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारे, पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारे, प्राय करके चींटियां जो है अंड ले जाते हुए दिखाई देंगे, अंडे ले जाते हुए। केवल एक ही जगह पर नहीं दिखाई देंगे आप, जगह जगह पर आपको चींटियां अंडे ले जाते हुए दिखाई देंगे, जगह जगह पर। समझ में आ रहा है ना? धरती बहुत खाली पड़ी है हमारे भारत में, याद रखना, बहुत खाली जमीन आपको दिखाई देगी। जिधर भी देखो चींटियां हर ओर, हर दिशा में, हर पक्ष में चींटियां जो है अंडे लेकर के जा रहे होते हैं। ये लक्षण बनता है। और किसी का घर तोड़ देने मात्र से केवल वही चींटियां तो अंडे लेके जाएंगे, हर जगह थोड़ा होंगे ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई? बरसात होगी अनुमान कर रहा है, कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको कैसे पता लग रहा है कि बरसात होने वाली है? क्योंकि जो चींटियां हैं उनको हमसे ज्यादा पता लगता है, ठीक है ना? क्योंकि मनुष्येतर योनियों में कुछ ऐसा स्वभाव दिया परमात्मा ने, उनको ऐसी नजर दिया है, उनको पहले से पता लगता है। भूकंप होने वाला होता है, हमको नहीं पता लगता, उनको पशुओं को पता लगता है, ठीक है ना? पक्षियों को पता लगता है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप होने वाला है, ठीक है, बरसात होने वाला है। ये सब जो है हमको इतना ही नहीं पता लगता है। हम गलत बन सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं बनते हैं। तो किसान ने देखा है कि जिधर भी देखो उधर ही चींटियां जो है अंडे उठा उठा करके ले जा रही हैं। इसका मतलब उसको लगता है कि हाँ बरसात हो सकती है, ये तभी ऐसा करती है, तब वो अनुमान करता है। किसी एक ही जगह चींटियां अंडे उठा करके ले जा रही हों, इतने मात्र से अनुमान वो नहीं करता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारा। प्राय का मतलब है, प्राय का मतलब सभी घरों में से जहां जहां चींटियां रहती है उन सभी घरों में से अंडे लेकर के वो जा रहे होते हैं, तब अनुमान होता है भविष्यति वृष्टि इति अनुमीनोति, यह अनुमीयते न कासांचित इति। कुछ ही चींटियां अंडे उठा करके ले जा रहे हो तब वो अनुमान नहीं करता है। तो उसका भी खंडन कर दिया। अब तीसरा उदाहरण, न इदम मयूर वाशितम तत्सदृशो अयम शब्द इति। ये मोर के समान आवाज नहीं है, मोर जैसा आवाज है, ठीक है ना? ऐसा पता लगता है। तो ये कब किसको पता लगता है? विशेष अपरिज्ञानात् मिथ्यानुमानमिति। किसी ने बोला हाँ मोर बोल रहा है, मोर बोल रहे हैं, इसका मतलब बरसात होता है, ऐसा जिसने अनुमान किया है तो कहते हैं विशेष अपरिज्ञानात्, उसको विशेष ज्ञान नहीं है। मोर बोलता है तो कब मोर बोलता है, किस रूप में बोलता है, वास्तव में ये मोर की ही आवाज है, ये उसको विशेष ज्ञान नहीं है। बस केवल ये सुना मोर, मोर की आवाज उसको पता है कि मोर मतलब मोर कैसे बोलती है जी, उसकी आवाज उसको इतना ही पता है बस। लेकिन यही मोर का आवाज है, मोर की आवाज इसी प्रकार का होता है, मोर कब आवाज करता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं ना, उसको ये पता नहीं है। उसको ये भी पता नहीं है कि मोर भी हो सकता है और मोर जैसा कोई और भी बोल सकता है, इसका विशेष परिज्ञान उसको नहीं है। तो विशेष परिज्ञान ना होने से मिथ्यानुमानम, आदमी मिथ्यानुमान करता है। यस्तु विशिष्टा शब्दाद विशिष्ट मयूर वाशितम गृह्णाति। और जो कोई विशेष व्यक्ति होता है इस विद्या को जानने वाला, तो विशेष शब्द से विशेष मोर की आवाज को वो समझ लेता है। तस्य विशिष्टो अर्थो गृह्यमानः लिंगम। तो उस विशेष अर्थ को जानता हुआ ही वो विशेष अर्थ ही लिंग बनता है मोर के आवाज को समझने के लिए। जैसे सर्पादि नाम, जैसे सांप समझते हैं,
अगर मोर वास्तव में बोल रहा है तो सांप को भान हो जाता है कि आसपास में मोर आ रहा है, तो इसलिए दब जाओ आप, दुबक जाओ आप, बस घुस जाओ बिलों में। वो मोर के आवाज को वो सांप पकड़ते हैं, समझते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? या कहीं नेवला अगर घूम रहा हो इधर उधर ऐसे ऐसे, तो उसको पता रहता है कि यहां आसपास में सांप है। समझ में आ रहा है ना? मतलब वो जो क्या बोला मैंने, नेवला, नेवला को पता रहता है, सांप को पता रहता है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए एक दूसरे को पहचानते हैं। हाँ, आप सांप की तरह कुछ करने लगो, नेवला इधर उधर नहीं करेगा, वो उसको पता है कि ये कोई सांप तो है नहीं यहाँ पर, उसको समझ में आता है सांप है, तो उसको भान हो जाता है, अथवा सांप को भान हो जाता है नेवला का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से शत्रु है, विरोध। हई नकुल, हई कहते हैं सांप को, नकुल कहते हैं नेवला को, तो वो लोग पहचानते हैं जी। तो स्वयं अनुमानम अनुमातु अपराधो न अनुमानस्य, तो इसलिए कहते हैं ये अनुमान, अनुमातु अपराधा, ये अनुमान करने वाले का अपराध हो रहा है, वो गलत अनुमान कर रहा है, ये उसका दोष है। न अनुमानस्य, अनुमान में कोई दोष नहीं है, प्रमाण में कोई दोष नहीं होता है जी। अनुमान तो अनुमान के रूप में यथार्थ रहता है, लेकिन उस अनुमान का गलत समझने वाले में दोष है, इसलिए कहते हैं स्वयं इस प्रकार का जब अप्रमाण सिद्ध हो रहा है